कुछ नहीं है। और बाकी ये क्या है, हौसलों की लड़ाई है, हौसलों की लड़ाई, ये किताबों के भरोसे नहीं लड़ी जाएगी। तो इसलिए कॉन्फिडेंस रखो और कॉन्फिडेंस रख के जाओ और आप फोड़ दो सब कुछ बस। हाँ, अब एग्जाम में क्या क्या ध्यान रखना है तुमको वो तो तुम्हें पता ही है क्या क्या ध्यान रखना है एग्जाम में। देखो, एक तो एग्जाम की जगह ज्यादा लोड नहीं लेना, सिंपल एग्जाम है, कोई बहुत बड़ी जो है तोप है नहीं। आरपीएससी है क्या, नहीं, लप्पू सा तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन लप्पू से तो अच्छा है, मतलब ऐसे आरपीएस संवैधानिक संस्था है, अपने इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन मतलब पर एग्जाम जो है इतना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम है नहीं जितना माहौल बना हुआ है। और तुम्हें लग रहा है कंपटीशन है, कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। जैसी तुम्हारी हालत है बाकियों की उससे बुरी है। कंपटीशन को ऐसे दूर कर लो कि भाई साहब अपन अगर परेशानी में है तो बाकी तो भाई साहब फिर है ही नहीं, वो रेस में ही नहीं है, वो उससे बहुत बहुत दूर ही खत्म हो चुके हैं। बस अपन को जो है वो अपने इस आत्मविश्वास को बढ़ाते बढ़ाते वहां तक ले जाना है, और वो 3 घंटे जो है वो ढंग से निकाल देने। और वो 3 घंटे अगर अपन आराम से निकाल दिए तो फिर कोई बड़ी दिक्कत आने वाली। और मैंने आज तक जिंदगी में खूब टफ एग्जाम देखे हैं, टफ से टफ एग्जाम देखा हुआ है, लेकिन उसके अंदर कितना ही टफ एग्जाम हो उसके अंदर पास होने लायक मटेरियल हर एग्जाम के अंदर होता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो जो बहुत लप्पू से क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं जिनको आराम से किया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति क्या करता है, वो प्रेशर में आ जाता है। और जब प्रेशर में आ जाता है उसको ऐसे लगने लगता है कि और बर्बाद हो गए, ये हो गए। कोई बर्बाद इससे नहीं होता है। जैसे आरपीएससी के अंदर तुम सेलेक्ट हो जाओगे तो आबाद जरूर हो जाओगे, पर नहीं होगे तो बर्बाद नहीं होगे। इससे जो है तुम्हारा ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए आराम, और सेलेक्ट होना बहुत आराम से हो जाता है। मतलब इसके लिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं होती, बस सिंपल आराम से व्यक्ति नॉर्मल नॉर्मल रहकर चले न, कि इस प्रेशर के अंदर व्यक्ति नॉर्मल रहकर चल ले तो जो नॉर्मल रहकर चलेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। वो 3 घंटे भी तुम अगर नॉर्मल सिर्फ अपना लॉजिक लॉजिक ही लगाते रहे ना, कई लोग तो यार अपन को तो और कुछ नहीं आती है, मैथ्स रीजनिंग आती है, और इसने भी मैथ्स नहीं आती, रीजनिंग आती है। बस पूरे पेपर को ये समझो कि रीजनिंग का ही पेपर है। हर जगह अपन को लगाने हैं तर्क, तर्क वितर्क को, और अपनी नॉलेज को यूज करते हुए तर्क लगाते रहो कि अपन ने कभी ऐसा पढ़ा था तो ये वाला तो नहीं हो सकता। ऐसा लगता नहीं है कि सरकार ऐसा करेगी। अगर मैं होता सरकार में क्योंकि मैं ऐसा करता ना यार, बैठ नहीं रहा यार, ये ऐसा थोड़ी होता है, ये नहीं हो सकता। ये वाला ऑप्शन तो इस तरीके से ऑप्शन डिलीट करोगे, और तुम, मैं कह रहा हूँ सही अगर लॉजिक लगाओगे ना तुम वास्तव में सही आंसर तक पहुंच जाओगे। क्योंकि दुनिया बहुत रीजनड है, रैशनल है, दुनिया बहुत ज्यादा लॉजिकल है। लॉजिकल है तो सब चीजों के कोई ना कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है। तो अगर तुमने उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढ लिया कि हाँ ऐसा हो सकता है, और एक बहुत ज्यादा उटपटांग बात है, जैसे कई होते हैं ना एक्सट्रीमिस्ट स्टेटमेंट होते हैं, कि जैसे अपन ने वो इसमें करते हैं, एक क्वेश्चन था कि अगले डिजिटल पेमेंट से यूपीआई से क्या लाभ होगा। तो उसके अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ था कि अगले 20 साल के अंदर यूपीआई जो है वो कैश को पूर्ण रूप से खत्म कर देगा। तो तुम पूर्ण रूप से खत्म कर देगा मतलब कोई कैश यूज ही नहीं करेगा, नोट यूज कर ले तो कर ही सकता है यार, इसमें क्या है। तो फिर ऐसा थोड़ी होता होगा, नहीं होता, तो ये क्वेश्चन गलत, ये क्वेश्चन जो है वो गलत। या फिर कि भाई ऐसे इस तरीके के जो एक्सट्रीमिस्ट स्टेटमेंट होते हैं वो एक्सट्रीमिस्ट स्टेटमेंट्स सामान्यतया गलत होते हैं, तो उनको गलत मान ही लेना कि भाई हाँ ये ऐसा, क्योंकि इस संसार के अंदर मतलब अतिवाद नहीं चलता है। हर चीज के कुछ ना कुछ अपवाद हैं, अतिवाद नहीं है, अपवाद है। तो अपवाद सब चीजों के होते हैं, तो ऐसे एक्सट्रीमिस्ट स्टेटमेंट के ऐसा हमेशा ही होता है, उसने हमेशा ही ऐसा किया था, या फिर कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि उसके राज में ऐसा कुछ नहीं देखा गया कि उस गुप्त काल के अंदर दास प्रथा पूर्ण रूप से खत्म हो गई थी। पूर्ण रूप से खत्म कैसे हो सकता, किसी ने बना लिया हो, किसी को क्या पता। अब ये भाई हिस्ट्री तुम खुद जाके देख के आए थे क्या कि भाई पूर्ण रूप से खत्म हो गई थी, तो कैसे कह सकते हो कि पूर्ण रूप से खत्म हो गई थी। तो पूर्ण रूप तो अपने आप में शब्द गलत है। तो आप उनको तो पूर्ण रूप से हिस्ट्री पता ही नहीं है, थोड़ी बहुत पता है, उसका थोड़ा बहुत आप बात कर रहे हो, तो भाई साहब पूर्ण रूप की क्या बातें कर दी आपने, तो इसको करो कैंसिल। ऐसे स्टेटमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो गलत होते हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट को अपने को लोड लेना ही नहीं है। और अगर पेपर इजी आ जाए, अगर पेपर टफ आ जाए तो ज्यादा लोड नहीं लेना है कि वो अपना बहुत ज्यादा टफ आ गया, बहुत ज्यादा टफ आ गया, क्या होता है, ये कैसे पूछ लिया आरपीएससी ने, हद होती है। ये भी आदमी याद रखे क्या, तो वो याद नहीं रखना है भाई। अगर ऐसे उठपटांग क्वेश्चन आते हैं तो वो होते हैं छोड़ने के, उठपटांग क्वेश्चन आते हैं तो वो होते हैं छोड़ने के, मतलब बिल्कुल ही, मतलब तुम्हारे कहीं दूर दूर तक हवा नहीं निकली, और तुमको यार अपने हवा नहीं लग रही
बाकियों के पसीने आ रहे हैं फिर। तो इसका मतलब है कि भाई वो अगर अपन इतने टाइम से पढ़ रहे हैं और अपने अगर उससे एनकाउंटर नहीं हुआ है ऐसी किसी चीज से, नहीं हुआ है, तो इसका मतलब बाकियों का भी एनकाउंटर नहीं हुआ है। और बाकी अगर किसी एक आधे आदमी को ऐसा कोई क्वेश्चन आता भी है तो फिर उसको वही आता है, उसको फिर वही आता है कि ये उसकी जिंदगियां बर्बाद है, कि उसने अपनी जिंदगी में यही याद रखा। तो अब ऐसे अब बहुत सारे फैक्ट हैं, कहीं पर फैक्ट को थोड़ा बहुत चेंज कर दे तो फैक्ट चेंज कर दे तो कर दे उसका। मतलब अब ऐसे क्वेश्चन जो है कई बार नहीं किए जा सकते, या बिल्कुल जो हवा नहीं लगी तो उसको भी छोड़ दो, ऐसे क्वेश्चन पर ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। जहां पर तुम्हें ऐसे मन की आवाज आए कि नहीं यार इसका आंसर ये होगा, होगा मतलब होगा, मन की आवाज सुनो और मन की आवाज से आंसर लगो। जहां ऐसे 50-50%, 60-40 होता है कि दो ऑप्शन तो अपन को पता लग गया ये तो गलत है, दो ऑप्शन है इनमें से कोई एक हो सकता है। जहां चारों ही ऑप्शन का कुछ पता नहीं लग रहा, हवा ही नहीं लग रही है, वहां भी तुम करो नहीं मेरे मन की आवाज आ रही है, अरे नहीं आ रही है। मूर्ख आदमी, मन की मत सुन, दिमाग की सुन। चारों का इतना पता नहीं है कहां लगा रहा है इसमें कि नहीं हर चौथा क्वेश्चन सी होता है। ऐसा नहीं होता है, हर चौथे क्वेश्चन का आंसर सी नहीं होता है। तो उसका आंसर जो अपन को नहीं लगाने हैं, ऐसी चीजों के आंसर नहीं लगाने हैं जिनके अपन को ऐसा लगता है कि हाँ ये वाले हो सकते हैं, उनके आंसर तो लगाने। मतलब ऐसा भी नहीं हो जाए कि एक्यूरेसी एक्यूरेसी के चक्कर में व्यक्ति इतना कि भाई वो अटेम्प्ट ही नहीं करके आए उतना। कई लोगों के साथ में ये भी दिक्कत हो जाती है कि वो उतना अटेम्प्ट ही नहीं करके आते हैं, बाद में आके कहते हैं कि साहब मैंने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, मेरे 58 सही है। हाँ फिर सिलेक्शन तो तेरा तो भी नहीं हो रहा, क्या करेगा इस एक्यूरेसी का? तो ढंग के क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके आता। तो अब उसमें से और तू कह रहा है कि 60 में से 58 सही है, वो तो अभी आरपीएससी बताएगी कितने सही है और कितने गलत है। फिर आएगा कि नहीं 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 वो मुझे तो लगा था सही है, फिर बाद में 10 एक गलत और हो गए, 10 एक गलत हो गए तो आगे बढ़ बाहर। तो इसलिए सफिशिएंट नंबर जो है वो सफिशिएंट नंबर पे अटेम्प्ट किया जाना चाहिए। मतलब एक कुछ लोग तो होते हैं जो कि पूरे ही करते हैं, पूरे ही खेलते हैं कि भाई अपन तो 150 के 150 और 150 तो उसमें भी तो वो भी एक स्ट्रेटजी है। तो खेल खेलने के कई तरीके होते हैं ना, तो वो भी एक स्ट्रेटजी होती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि अब आओ और नहीं आओ सब लगाएंगे अपन तो सब लगाएंगे तो कुछ ना कुछ तो सही होगा ही, सही होने के जो है वो चांसेस बनी जाएंगे। तो अब कुछ लोगों को वैसा है और कुछ लोग जो है वो एक्यूरेसी पे ध्यान देते हैं। और जो एक्यूरेसी पे ध्यान देते हैं तो पर उसमें ये दिक्कत है, सब लगा रहे हो तब तो देखो कोई दिक्कत नहीं है। एक्यूरेसी पे ध्यान दे रहे हो तो कम से कम अटेम्प्ट मत कर देना। भाई जितने मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि भाई इतने 100 सवा सौ 100 तो कम से कम करो ही, 100 सवा 100 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करो। तब जाकर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ गलत भी हो जाए तो हो जाए तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ गलत तो आरपीएससी वैसे गलत मान लेगी, सही होते हुए भी मान लेगी। तो अपन एरर लेके चलें, जैसे अपन होता है ना हर चीज के अंदर मानते हैं कि इतनी तो एरर है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन की एरर है, तो सब चीजों में एरर है तो कुछ थोड़ी बहुत आरपीएससी की भी एरर हो जाएगी, तो एरर के अंदर उन चीजों को हटा दिया। तो एरर मार्जिन अपने पास में होना चाहिए, तो उतना एरर मार्जिन लेके चल लो और उससे काम जो है वो बन जाएगा। और तो क्या होता है, और ढंग से सो, नींद लेना बहुत जरूरी है। ऐसा तो नहीं हो रहा नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है तो ज्यादा सोने की मतलब ज्यादा मतलब उसमें दबाव डालने की जरूरत नहीं है कि भाई अपन को नींद नहीं आ रही, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नींद नहीं आ रही, तो ऐसे करेगा तो नहीं आएगी। आराम से लेट जाओ, अगर इसके बारे में अगर कोई विचार आ भी जाए, विचार आ जाए कि भाई क्या होगा, तो उसको भी ज्यादा भगाने की कोशिश मत करो विचार को कि मैं मेरे अंदर ये विचार नहीं आना चाहिए, विचार नहीं आना चाहिए, विचार नहीं आना चाहिए इसका मतलब हम उस विचार के बारे में सोच ही रहे हैं। तो इसका मतलब कोई विचार आ जाता है तो हाँ ठीक है तो कोई बात नहीं, एग्जाम देते हैं तो डर भी लग जाता है। ऐसी कोई बहुत ज्यादा अननेचुरल बात नहीं है कि आदमी एग्जाम देगा तो हाँ थोड़ा बहुत डर भी लग जाएगा, थोड़ा बहुत लग रहा है ना, हाँ ठीक है तो थोड़ा बहुत तो लगना ही चाहिए, अपने इतने को इनसिंसियर थोड़ी थोड़ा भी नहीं लगेगा। थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा लग रहा है तो दिक्कत है, और बहुत कम लग रहा है तो भी दिक्कत है। यार एग्जाम पास आया हुआ है, अपने अंदर से तो कुछ एग्जाम वाली सी फीलिंग ही नहीं आ रही है, तो क्या है अपनी तैयारी कैसी क्या है? तो थोड़ा बहुत अगर लग रहा है तो काम सही है, क्योंकि इसको कहते हैं ना स्ट्रेस होता है थोड़ा, एक एक होता है यू स्ट्रेस, थोड़ा बहुत स्ट्रेस जो है वो कार्य करने के लिए जरूरी होता है। एक्सेस जो खराब है, उसका एक्सेस हो जाए तो खराब है, बाकी थोड़ा बहुत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये एग्जाम जो है वो नॉलेज का उतना नहीं है जितना एग्जाम स्ट्रेस को मैनेज करने का है। ये सोचो कि एग्जाम किस बात का है, स्ट्रेस मैनेजमेंट का एग्जाम है। ये एग्जाम जो है वो नॉलेज का हो ही नहीं रहा है। स्ट्रेस वहां पर बैठकर जो आदमी स्ट्रेस मैनेज कर लेगा वो तो सिलेक्ट हो जाएगा, जो आदमी स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाएगा उसकी जरूर दिक्कतें हो सकती है, फिर उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स अगले 3 साल तक वापस करना पड़ेगा। तो इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो उसके ऊपर ज्यादा जोर देना है ज्यादा, क्योंकि एग्जाम में कुछ चीजें आएगी और कुछ चीजें नहीं आएगी। पास वाला क्या कर रहा है उसमें भी बहुत ज्यादा, पास वाले कई फर्जी होते हैं। यूं मान के चलो कि सबसे ज्यादा ज्ञान तुम्हें ही है, इस संसार का सबसे ज्यादा ज्ञान तुम ही है, तुम ही हो सबसे ज्यादा ज्ञानी। अपना कॉन्फिडेंस जो है वो रखो 7वें आसमान पर कि मैं इस संसार में जी कैसे रहा हूं। ऐसे मानो इन प्राणियों के बीच में
इन अज्ञानियों के बीच में मैं कैसे जीवित हूं। तो फिर उसके बाद में ऐसा मान के फिर आदमी थोड़ा बहुत कर्म करेगा, कोई बात नहीं, कुछ बातें मुझे भी नहीं आती, तो अपना थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो पर हुआ कि भाई भगवान ने ये मेरे कुछ चीजें नहीं आ रही है, वो मेरे उसको कम करने के लिए मैं इन संसार के लोगों के साथ में जी सकूं, इसलिए कम किया है। बाकी अपन को आता बहुत ज्यादा है। कॉन्फिडेंस अपना कैसे रखना है, आता बहुत ज्यादा है, सब कुछ ही आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं आता है। और वास्तव में तो देखो तुम्हें बहुत कुछ आता है, ऊपर से दिखता नहीं है। कई बार आप तुम ऐसे सोचोगे नहीं यार अपन को क्या आता है, अभी सोचे कुछ नहीं आता, ऐसा लगता है। समुद्र होता है ना, समुद्र, समुद्र के ऊपर से देखकर कोई समुद्र की गहराई नहीं माप सकता कि समुद्र कितना गहरा है। तो तुम अभी वो समुद्र हो, तुम अभी वो समुद्र हो, तुम्हारे अंदर पता नहीं क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें उस समुद्र के अंदर कहां जाकर आ गई है। और जब वहां पर मंथन होगा ना, जब वहां पर तुम एग्जाम हॉल में बैठोगे तो होगा मंथन, और उस मंथन से कई चीजें निकलेगी, और तुम्हें लगेगा अरे यार ये कहां से आया, ये फैक्ट मेरे दिमाग में कहां से आया। अरे भाई साहब आ गया, मनुष्य है, मनुष्य के दिमाग का कोई वो ठोर नहीं है, कहाँ कहाँ चीजें पड़ी हुई है तुम्हारे दिमाग के अंदर, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीजें निकल जाएगी उसका पता ही नहीं लगेगा। इसलिए कभी कभी यूं सोचे हो कि भाई अपन, ऐसा होता है कई बार अपन ऐसे सोचे ना तो अपन को लगता है कि अपन को आता क्या है, लेकिन जब अपन काम करने लगते हैं तो अपन को लगता है कि यार अपन को तो बहुत कुछ आता है। और जब लिखते रहते हैं तो अपन को बहुत सारे डायमेंशन, बहुत सारी चीजें जो है एक के बाद आती रहती है। तो दिमाग की होती है बहुत सारी लेयर। एक वो फ्राइड वाला नहीं पड़ा कि फ्राइड ने कहा था कि ये है दिमाग, हम दिमाग का ये तो है कॉन्शियस पार्ट, ये है दिमाग का सबकॉन्शियस, और ये है दिमाग का अनकॉन्शियस पार्ट। यहाँ पर भी चीजें पड़ी हुई है, यहाँ पर भी चीजें पड़ी हुई है, लेकिन हम जो है किसको जानते हैं, सिर्फ इसको। ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हम हमारे दिमाग में अभी कॉन्शियसली हम कितनी चीजों जानते हैं, इतनी चीजों, लेकिन फिर कई कई बातें यहाँ से भी निकल के आती है अपने दिमाग में यूं, और एग्जाम में सब यहीं से निकल के आएगी। एग्जाम में सब वहां से निकल निकल के सब आ जाएगा, सारा ज्ञान तुम्हारे ऊपर जो आ जाएगा, और तुम सारे कार्य कर लोगे अपने आप। ठीक है, तो चलो फिर अब और तो क्या, बाकी तो तुम्हें पता ही है। अब तुम्हें लग रहा है नहीं ये सुना दे रहा हूँ ना, यही ठीक लग रहा है। चलो चलो आप पढ़ाई करो, आगे तो जो है पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। थोड़े दिन और हिम्मत रख लो, और थोड़े दिन और कर लो, तो फिर मुक्ति बाद में 1-1.5 साल बाद में मिल जाएगी। उसके बाद में पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन अभी थोड़े दिन। क्या कुछ पूछना है, लो क्या पूछना है। इकोनॉमिक्स खत्म होने की खुशी, हाँ खुशी है, बिल्कुल खुशी है। समोसा पार्टी है, अभी कहेंगे समोसे खाओगे तुम, पेट खराब हो जाएगा फालतू। अभी जो है हेल्थ का ध्यान रखो तुम, है खिलाएंगे खिलाएंगे, बाद में खिला देंगे तुम्हें, चिंता मत करो। चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, तो ठीक है, ओके। अभी इसके बाद है क्या क्लास तुम्हारी, अच्छा चलो ठीक है फिर, ओके। जितनी जो है सब्सिडी दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होगी ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स, ये 3 प्रकार की सब्सिडी होती है। फिर सब्सिडी को देने का 2 तरीके होते हैं, एक तो डायरेक्ट सब्सिडी और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, एक तो डायरेक्ट सीधे कंज्यूमर को दे दो, सीधे कंज्यूमर को सब्सिडी दी जाए तब तो डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट का मतलब, इनडायरेक्ट का मतलब किसी मीडिएटर को दे दो, ये मीडिएटर है उसको दे दिया, और मीडिएटर के माध्यम से फिर कंज्यूमर तक चीज पहुंचा दी। जैसे अभी एमएसपी वाली बात हुई थी, तो एमएसपी तो जो है किसको दी जाती है, सीधे किसान को मिल जाएगी। और एक है कि भाई आपने जो सब्सिडी है वो पहले गन्ना मिल को दी, और गन्ना मिल ने वो सब्सिडी किसको दी है, या चीनी मिल ने जो है सब्सिडी किसको दे दी, वो किसान को दे दी। तो इसका मतलब ये कैसी हो गई, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से सब्सिडी दी जा रही है। ये गैस की सब्सिडी होती है, अभी एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर पर उज्ज्वला योजना के अंदर सब्सिडी दे दी कि आपको कितने में दिया जाएगा, 500 रुपए में। अब 500 रुपए का सब्सिडी तो कंज्यूमर को तो मिल रहा है 500 रुपए में, और वो सब्सिडी का भुगतान किसको हो रहा है, गैस कंपनी को। गैस की कंपनी जो है उसको ये सब्सिडी का भुगतान हो रहा है। तो इस तरीके की सब्सिडीज जो है डायरेक्टली भी दी जा सकती है और इनडायरेक्टली। और इसमें फिर याद रखने की बात और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। कि सब्सिडी में दिक्कत थी कि सब्सिडी के अंदर बहुत सारे मीडिएटर होते हैं, तो मीडिएटर्स को दूर करें, और दूर कैसे करें, तो सब्सिडी जो है सीधे सीधे सरकार से किसको दी जाए, सीधे कंज्यूमर को, सीधे उसके बैंक अकाउंट के अंदर जो है दी जानी चाहिए। इसको बोलते हैं अपन डीबीटी, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। और कब शुरू हुआ था ये प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, 1 जनवरी 2013 में। हाँ तो बस, तो 1 जनवरी, तो बस डेट याद रख लो। और ये प्रत्यक्ष लाभ, और क्या लाभ होता है इससे, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, लाभ आप तो क्या ही आएंगे, डेट आ जाएगी, और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। और अगर पूछ ले जाए कि भाई हाँ इससे क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो तो तुम पढ़ के बता दोगे क्या प्रभाव पड़ता है। भाई ये कॉमन सेंस की बातें हैं, इसके अंदर ऐसा कोई बहुत ज्यादा याद करने से नहीं होगा। हो सकता है कि वो तो अपने उसको ऑप्शन को थोड़ा चेंज कर दे,
ऑप्शन को चेंज कर देते तो भी तुम्हें दिमाग लगाना ही पड़ेगा वहां पे कि पढ़ के जवाब जो है वो देना पड़ेगा। कई चीजों को याद नहीं करना, कई चीजों को कॉमन सेंस, कॉमन सेंस लॉजिक तो देखो सब जगह इंपॉर्टेंट होता है। रीजनिंग का पेपर है कई बार तो पेपर जो है कुछ तो है फैक्चुअल और कुछ है रीजनिंग, जहां पर आपको अपनी रीजनिंग लगानी है कि भाई ये वाला हो सकता है, ये वाला इसके चांसेस जो है नहीं बन रहे हैं, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो उसको हटाओ, जो हो सकता है उसी को जो है वो रख लो बस। अब अब क्या हो गया पूरा। अब एग्रीकल्चर पढ़ना है तुम्हें घर जाके और इंडस्ट्री पढ़नी है। योजनाएं पढ़ लेना, देखो योजनाएं जो है जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए घर जाए वो दिए ना तुमको एक पूरी पीडीएफ बना के दी है, उसमें से कोई मैं कह रहा हूँ उसको कैसे पढ़ना है, ऊट पटांग लगे तो छोड़ दो। मतलब और मंत्रालय देख लो, कौन से मंत्रालय ने निकाली है, मंत्रालय कोई अजीबोगरीब सा मंत्रालय है यार, काम का नहीं है। मंत्रालय महत्वपूर्ण है, वित्त मंत्रालय की है, कृषि मंत्रालय की है, तो ये मंत्रालय महत्वपूर्ण है, ऐसे मंत्रालयों की तो देखनी है और बाकी वालों की छोड़ देनी है। और ऐसी जो कि बार बार न्यूज में आती रहती है, जिनके बारे में ज्यादा चर्चा सुनी हुई है वो तो करनी है, और जिनके बारे में नहीं चर्चा सुनी वो नहीं करनी। फिर अगला जो पूछेगा वो तब की तब देखी जाएगी। और